नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट जहां पर जल्दी जल्दी सुनवाई होगी और आरोपियों को सजा मिल सकेगी। लेकिन विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है। विपक्ष ये कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जंतर मंतर से लेकर बिहार और कई राज्यों में इस वक्त आंदोलन हो रहा है, जिसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आगे आने वाले समय में ये आंदोलन की आग और उठेगी या फिर सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है उससे यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम जी स्वागत कर रहा हूं आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अखिल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं सपा समर्थक के तौर पर। अखिल साहब, देखिए, राम मंदिर मुद्दे से लेकर पेपर लीक का मामला, इस पर लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, विपक्षी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो विपक्षी पार्टी तमाम चीजें जायज कह रही हैं। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल कर दी है तो कहीं ना कहीं आगे आकर विपक्षी पार्टियों को भी पहल करनी चाहिए। देखिए, हम उठा रहे हैं, आज पूरा देश आवाज उठा रहा है। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी अकेले आगे नहीं आ रही है। सभी पार्टियों के लोग युवाओं के साथ है और सब जो है छात्र के सम्मान में जी, तो सब का सम्मान देख रहे हैं। नीट की जो जिस तरह से उसमें पेपर लीक हुआ, ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार प्रधान जी के रहते हैं और भी जो पेपर इतने लोगों की जाने गई है, लोगों ने कहा है, तो ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार इसकी किस तरह से भरपाई करेगी? किसी का बच्चा मरा है, किसी की बेटी मरी है, तो इसकी सरकार तो भरपाई कर ही नहीं सकती। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जहां तक बात है तो ये पूरा देश जानता है कि जुमलेबाजी प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा करते हैं और ये हमेशा कहते हैं कि मेरा इसरो से पुराना रिश्ता है, या छत्तीसगढ़ गए तो छत्तीसगढ़ से भी इनका पुराना रिश्ता है, सबसे इनका पुराना रिश्ता। और वो अपने आप को खुद को अवतार बताते हैं कि मतलब वो उन्होंने जन्म लिया ही नहीं है, वो खुद एक अवतार है, भगवान का उनका रूप है। और लोगों ने इस तरीके की चीजें भी कही। तो इतना आगे जा करके इस तरीके की कोई किसी भी नागरिक को, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। ठीक है, आप यानी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जो प्रधाधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत दुनिया जान चुकी है। नहीं, दुनिया जान चुकी है। एक मिनट सुनिए ना, आप ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करते हैं। आप ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को देवता बताते हैं। आप यही कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को देवता बताते हैं। अरे भाई, अगर कोई भी मामला हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर ट्वीट भी कर रहे हैं, आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई है, तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को देवता बताते हैं। सर, विपक्षी पार्टी अगर आलोचना करना चाहती है तो करे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक प्रधानमंत्री के लिए, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे फिर नरेंद्र मोदी हो या फिर इससे पहले ही आगे आने वाले प्रधानमंत्री, अगर उनके लिए हम थोड़ा सा चयनित शब्दों का इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आ रहा हूं। पहले के जो जितने भी प्रधानमंत्री रहे, देश ही आजाद नहीं हुआ। 2014 के बाद तो देश आजाद हुआ है। चलिए ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि 2014 के बाद लगता है देश आजाद हुआ है, ऐसा बीजेपी को लगता है। राम जी, मैं आपके पास बस 1 मिनट में आऊंगा। अविरल साहब, मेरी आवाज आ रही है तो स्वागत के साथ आप कैपिटल टीवी के साथ जुड़े। इस वक्त समाजवादी पार्टी और विपक्ष तमाम बातें कह रही है और आपने सुना भी कि किस तरीके से अखिल साहब ये कह रहे हैं कि जो तमाम खामियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलती है, वो खुद को देवता समझते हैं। सर, विपक्षी पार्टी ये कह रही है। लाइव डिबेट में बैठ के थोड़ा जवाब दीजिएगा, फिर मैं राम जी के पास जाऊं और विपक्ष से भी सवाल पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मोदी जी जनता के द्वारा चुने गए हैं। वर्ष 2014 में भी, वर्ष 2019 में भी और 2024 में भी जनता ने चुना। राज्य दर राज्य भी जनता ने चुना है। भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, असम प्रदेश में भी है, साउथ इंडिया में मजबूत है और तमाम राज्यों में है, गोवा में है। तो ये किसकी बदौलत है? जनता की बदौलत है, जनता के आशीर्वाद की बदौलत है। दिल्ली में भी है, बंगाल में भी है और ममता दीदी विधायक नहीं बनी, केजरीवाल साहब भी एमएलए नहीं बने। तो ये जनता के आशीर्वाद के कारण, जनता के आशीर्वाद की बदौलत है, ये परिवर्तन है और स्पष्ट है। जहां तक विषय है, किसी प्रकार से अगर किसी आंदोलन की बात हो, किसी प्रकार की बात हो, स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ थी, छात्रों के साथ है, छात्रों के साथ रहेगी। बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 2, जहां तक विषय है विपक्षीय सवालों का, विपक्ष सवाल कर रहा है, करे सवाल। हर सवाल को लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। आए
सवाल करें, सदन में हमारे चर्चा करना चाहते हैं वहां चर्चा करें, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी स्तर पे, किसी जगह जहां चाहते हैं कि चर्चा करनी है वहां चर्चा कर सकते हैं, हमें किसी रूप में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी जाते हैं, घायल छात्रों से मिलने जाते हैं, आरएमएल जाते हैं, फिर सोनम वांगचुक साहब से मिलने जाते हैं। दूसरी चीज, जहां तक विषय पर्टिकुलर अगर बात कर ली जाए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की, तो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन से मिलते हैं, उनका एजेंडा लेते हैं, और उसके साथ साथ बिल्कुल स्पष्ट है चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। राहुल जी जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी हो या गृह सचिव साहब हो भारत के, दोनों मिलने के लिए उनसे जाते हैं, कहते हैं भैया आपकी मांग क्या है, आप बताइए, क्योंकि वो लीडर ऑफ पोजिशन है, उनसे पूछा जाता है। यही सवाल है अविरल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। चर्चा करने की बात होती है हर्ष जी, जब चर्चा करने की बात होती है, वो एक तरीके से जब वो कहते हैं कि चर्चा करनी है, उसके बाद तय किया जाता है ठीक है बिल्कुल आप चर्चा करिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर राहुल जी उसे मना कर देते हैं और अवॉइड कर देते हैं उस विषय को। तो ये चीज पूर्ण रूप से गलत है। मांग बदलना, डिमांड चेंज कर देना, डिमांड एक्सेप्ट हो जाएगी तो डिमांड चेंज कर दो, तो ये चीज पूर्ण रूप से गलत है। दूसरी चीज, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक्स पे पोस्ट किया गया, स्पष्ट है आज पोस्ट किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी, सारे दोषियों को सजा होगी, किसी प्रकार से किसी दोषी को, किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। नीट के छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह खड़ी हुई थी और खड़ी रहेगी। चलिए ठीक है अकील साहब, मैं इसका जवाब लूंगा आपसे, क्योंकि अविरल साहब ने ये बातें कही हैं, आप संतुष्ट हैं या नहीं। लेकिन राम जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। देखिए सर, हम बार बार ये कह रहे हैं कि छात्र जो आंदोलन कर रहा है, जो मांग कर रहा है, आप छात्रों से कोई दिक्कत नहीं है, छात्र की मांग जायज हो सकती है, छात्र अपने भविष्य के लिए सोचता है तो आंदोलन करता है, शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, वो भी ठीक बात है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वहां पर कुछ लोग ऐसे कैसे आ जाते हैं जो पत्थर मारते हैं। दूसरा ये, अगर मैं विपक्षी पार्टी की बात करूं तो विपक्षी पार्टी को सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। अकील अहमद साहब को आपने देख लिया, जो डिबेट में बैठ के कह रहे हैं कि भैया नहीं, वो तो खुद को देवता समझते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ टारगेट करके आपका भला होगा या फिर आप मुद्दे उठाएंगे? भैया अगर आप छात्रों के साथ खड़े हैं तो आप संसद में मुद्दा उठाइए ना। विपक्ष तो संसद में है, वो छात्र संसद में थोड़ी है। उनका काम तो है अपने लिए आवाज उठाना और सड़क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। संसद के अंदर तो विपक्षी पार्टी है, लेकिन विपक्षी पार्टी तो सदन के अंदर चर्चा ही नहीं चाहता है। आज हाथ जोड़े हैं किरण रिजिजू ने, यूं हाथ जोड़ के कहा है कि भैया चर्चा कर लीजिए, लेकिन नहीं हो रही है। राम जी देखिए, चर्चा ये नहीं करेंगे कि उनका प्रायोजित कार्यक्रम है। इनके जो बड़े नेता हैं ना, वो हफ्ते में कितने दिन बाहर रहते हैं, महीने में कितने दिन बाहर चले जाते हैं, वो वहाँ सूरज से अपना ज्ञान लेकर चले आते हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है। जैन जी को उन्होंने भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसका भड़काना नहीं सफल हुआ, तो अब जो है दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी की आड़ लेकर ये आगे चल रहे हैं, जरा इनका थोड़ा इतिहास देखिए। कांग्रेस पार्टी में है कौन? जो विदेशी शक्तियां हैं वो फंडिंग कर रही हैं। और छात्रों के आंदोलन के बीच में, यद्यपि हम पूरी तरह सहानुभूति रखते हैं इन छात्रों के जिन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या के और बहुत से कारण होते हैं। 1,25,000 से ज्यादा लोग साल भर में जो आत्महत्या करते हैं, लेकिन सबके लिए अगर सरकार को दोषी माना जाए तो मैं नहीं समझता ये उचित होगा। उसमें उनका सामाजिक वातावरण, उनका रखरखाव, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी, उन सबको भड़काने का काम ये लोग करते हैं। और वहां पर प्रायोजित रूप से पैसे देकर पत्थरबाजों को, डंडेबाजों को वहां बेचते हैं, जिससे कि ये भीड़ जो है आक्रामक हो जाए, हिंसक हो जाए, और या उनको राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिले। निश्चित रूप से लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर चर्चा ना करना, ये एक लोकतांत्रिक अपराध की श्रेणी में आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में देश में अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है और राज्यसभा और लोकसभा को अच्छी तरह से कार्य करना है, तो एक नियम बनाना पड़ेगा कि जो भी, जैसे किसी परीक्षा में बच्चे बैठते हैं, अगर 75% से उनकी कम उपस्थिति होती है, उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता। ऐसे कई लोग हैं राज्यसभा में, लोकसभा में सिर्फ अपना दस्तखत करने जाते हैं और बाद में वेतन और भत्ते लेते हैं। जो लोग राज्यसभा, लोकसभा की पूरी कार्यविधि में काम नहीं बैठते हैं, उस दिन बहिष्कार करके जाते हैं, उनके वेतन और भत्ते काट लेना चाहिए। ये जनता का पैसा है, इसको लूटने के लिए आपको नहीं भेजा है। वहां जो भेजा है, चर्चा करने के लिए भेजा है, देश हित की बातें करने के लिए भेजा है, समाज कल्याण के लिए भेजा है। अब रहा सवाल ये समाजवादी प्रवक्ता जो महोदय बोल रहे हैं, इनके आदि गुरु कौन थे? इनको तो देवता नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री।
राम मनोहर लोहिया का नाम इन्हें सुना होगा? जरा इनसे पूछिए, राम मनोहर लोहिया ने जो चौखम्बा राज्य की परिभाषा दी थी वो क्या थी, वो इनको पता नहीं होगा। उन्होंने सप्त क्रांति का दर्शन जो प्रस्तुत किया था, क्या इनको पता है? क्या इनको ये मालूम है कि जाति और धर्म के कितने विरुद्ध थे? फिर भी ये सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, एक खास समुदाय को प्रसन्न करने के लिए लालू चप्पो करते रहते हैं। जरा इनसे पूछिए कि राम मनोहर लोहिया जिनको आदि पुरुष मानते हैं समाजवाद का, उन्होंने जो है न्यूनतम और अधिकतम जो आमदनी थी देश में गरीबों की और अमीरों की, उसका क्या अनुपात रखा था? 1:10 रखा था। क्या इनके राज्य में इन्होंने उसको किया? नहीं किया। ठीक है अकील साहब, कई सारे सवाल बीजेपी की तरफ से भी और राम जी भी पूछ रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी आज उस विचारधारा से हट गई है, सिर्फ एक विशेष धर्म को ही वो अपना मानने लगी है कि नहीं भैया उन्हीं लोगों का भला करना है। और जहां तक, क्योंकि देखिए अगर मैं राम मंदिर की बात करूं तो राम मंदिर मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं मुसलमान ढूंढ लिया गया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं मुसलमान ढूंढ लिया गया था। वो तो अभी गनीमत है कि अखिलेश यादव ने इन छात्रों के मुद्दे पर मुसलमान नहीं ढूंढा है। पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट ये कर दूं कि राम जी सर जो है ये राजनीतिक विशेषज्ञ कम और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ज्यादा है। क्योंकि राम जी सर को जो चीजें समझ में आती हैं कि ये लोग जो सदन पे नहीं जाते हैं, इनका ये सांसदों का वेतन काट लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, इस तरीके की बातें जो है वो नहीं। अखिल साहब, अगर कोई सही को सही बोलेगा तो वो बीजेपी का प्रवक्ता कैसे हो जाएगा? मुझे बताइए, नहीं मेरे को बताइए, मेरी बात सुनिए। हमने बार बार कहा, हम इस बात को नहीं नकारते। अखिल साहब, मेरी बहस आपसे कल भी हो रही थी, मैं इस बात को नहीं नकार रहा हूं कि लाठीचार्ज हुआ है, इस बात को मैं नहीं नकार रहा हूं। लेकिन वो पत्थर जो पुलिस की आंखों पे लगे हैं, वो तस्वीर जो नजर आ रही है कि आखिर कहां से वो लोग आ जाते हैं जो हुड़दंग काटने का काम करते हैं, वो तो छात्र नहीं हो सकते सर। और वो सबूत दिखा रहे हैं। क्या आप लोगों का हाथ था? आप लोगों का हाथ था पत्थर भेजने में? हुड़दंग करने वाले जो लोग हैं वो आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। निश्चित तौर पर ये वही लोग हैं और उस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, मुकदमेबाजी कराने के लिए, प्रोटेस्ट को खत्म कराने के लिए इस तरीके की पूरी योजनाएं बनाते हैं। क्या गए हैं कि वो आरएसएस, अविरल साहब वो आरएसएस के लोग थे क्या? मुझे समझ नहीं आता। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग बिना नेम प्लेट के वर्दी में वहां पर देखे गए, उनका आज तक अभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। उसको लेकर के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने कोर्ट में भी याचिका डाली है और ये कहा है कि जो प्राइवेट्स में जो डंडे लिए लोग थे उनका रिकॉर्ड दिया जाए। उनका रिकॉर्ड अभी दिल्ली पुलिस के पास नहीं है कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए, और जो लोग बिना नेम प्लेट के वर्दी में थे उनका। जो रात को गाड़ी में आए वो कौन लोग थे? जिन्होंने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। मेरी बात सुनिए, जो रात को गाड़ी में आए वो लोग कौन थे? जिन्होंने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, क्या वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने पत्थर फेंकने का काम किया? क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने पुलिस वालों को मारने का काम किया? नहीं, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं जिन्होंने पुलिस को मारा है। हाँ। वो सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। जब कोर्ट में ये बात की गई तो दिल्ली पुलिस के पास अभी तक जो फुटेज आए थे, जो वीडियो आए थे, उनके चेहरे साफ शिनाख्त हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या फिर तमाम कार्यकर्ता पत्रकारों से बदतमीजी तक करते आ रहे हैं। तो उनकी तो कार्यकर्ता तो केवल गोदी मीडिया से बदतमीजी कर रहे हैं। आप गए थे, आपके साथ बदतमीजी हुई? आप जंतर मंतर गए थे, आप जंतर मंतर में होके आए, आपके साथ बदतमीजी नहीं हुई। लेकिन जो पेड चैनल है भारतीय जनता पार्टी के, जो इस पूरे प्रोटेस्ट को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादी संगठन है और ये फंडिंग कर रहा है। साहब जवाब दीजिए सर, फिर मैं इसका जवाब बीजेपी दे तो ठीक रहे, मैं फिर जवाब दूंगा अकील साहब को, फिर मैं राम जी के पास भी जाऊंगा। वो कह रहे हैं आरएसएस के लोग थे कि भाई। बिल्कुल, देखिए इनके द्वारा कहा गया कि वो याचिका दायर की है। अब याचिका दायर की है तो वो मामला सब जुडिस है और सब जुडिस विषय पे किसी को भी कोई विषय कहना मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है। नंबर 2, दूसरी चीज ये, आरएसएस के गुंडे जो कहे जा रहे हैं, अब जब सब जुडिस है तो इन्हें कहां से मालूम पड़ गया कि वो आरएसएस के हैं? ये कहां से जजमेंटल हो जा रहे हैं कि वो आरएसएस के हैं? क्यों बेबुनियाद बातें की जा रही हैं, बिना तथ्यों के बातें की जा रही हैं? मैं समझता हूँ ये कोर्ट का अपमान है। एक और ये कह रहे हैं कि भाई इनके द्वारा उसमें जो प्रोटेस्टर हैं उनके द्वारा कोर्ट में याचिका दी गई। दूसरी ओर कह रहे हैं कि वो आरएसएस के हैं। अब मालूम कैसे पड़ा? किसने एग्जामिनेशन की उस चीज की? किसने जांच की? जांच
जांच करने वाली एजेंसी इनके पास कहां से आई? तो ये तमाम सवाल बनते हैं इनसे, जो कि पूर्ण रूप से बेसलेस, बेबुनियाद और किसी रूप में एविडेंस बेस्ड नहीं है। और जहां तक विषय है पर्टिकुलरली एक तरीके से पुलिस का, तो पुलिस वाले घायल हुए, कांस्टेबल घायल हुए, एसआई घायल हुए, एसआई घायल हुए, एसएचओस घायल हुए, आईपीएस लेवल के, आईएफएस रैंक के अधिकारी घायल हुए। उस विषय पे भी बोलना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो कौन लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे? क्या पत्थरबाजी करना, अराजकता को बढ़ावा देना, और वो भी संसद के इतने नजदीक, ये क्या सही है कि या गलत है? ये अकील साहब आप बोल सकते हैं। सारे सवाल। अफजल साहब कोई गलत तो नहीं बोल रहे? कोई सबूत है आपके नहीं, पास? बिल्कुल गलत- जो गलत पत्थरबाजी बोल हो रहे रही थी वो आरएसएस के लोग थे? अफजल आपने साहब- फटाक से अफजल बोल साहब दिया ये बिना गलत बोल सबूत रहे के। हैं। हम छात्रों के अफजल साथ हैं, साहब- लेकिन छात्र पत्थरबाजी नहीं कर सकते। हम छात्रों अफजल के साहब साथ। गलत, आप अगर छात्रों के साथ होते तो 19 दिन तक ये प्रोटेस्ट नहीं चलता। ये जो पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से हो रहा है ये होता ही नहीं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सर वजह। आपने किस आधार पे कहा कि वो आरएसएस के लोग थे? आप सबूत तो दिखाइए ना। अफजल साहब जवाब दे रहे हैं उसका। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता, मेरी बात सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को इसलिए हम बैठाते हैं कि अगर आप कोई सबूत दें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस तो उसका जवाब दे पाए। अफजल साहब बैठे हैं, सबूत दीजिए, जवाब देंगे। अरे सर, तो नहीं, दिल्ली मैं एक पुलिस और को चीज का सबूत जवाब देना चाहिए देता ना हूं कि उनको। पुलिस देखिए, कर्मी मैं है। एक और चीज का जवाब दिल्ली देता हूं, पुलिस उसके बाद जवाब ये क्यों बोलने नहीं में दे मुझे पा रही? आपत्ति नहीं है। नहीं, मैं एक और आपको एक जवाब दे देता हूं, उसके बाद आप बोल लीजिए। एक और मैं पॉइंट बता देता हूं। 20 तारीख का जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उससे 1-2 दिन पहले ही मीडिया के समक्ष इसी महकमे के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी के द्वारा कहा गया था कि आए चर्चा करें, ऑन टेबल बैठने की बात की गई थी। और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लेके भी चल रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट के भी मिनिस्टर हैं, जो युवाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा महकमा उनके पास है, वो स्वतंत्र प्रभार का है। 2-2 मंत्रालय हैं और शिक्षा के राज्य मंत्री हैं पूरे देश भर के। तो निश्चित रूप से जो कोई चाहता उनके पास जा सकता था। घर उनका 24 घंटे खुला रहता, आज जाना चाहे आज चले जाए, और जितने लोग जाना चाहे सबका स्वागत है, सबसे मिलते हैं वो, और विदाउट अपॉइंटमेंट मिलते हैं सब लोगों से, और बाहर आके। चलिए ठीक है राम जी। हाँ राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए पहले था कि नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी तोड़े। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ दी। कांग्रेस अब ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी चाहिए, फिर अमित शाह का भी इस्तीफा चाहिए, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी भी मांग रहे। ये तो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स है ना। अगर विपक्षी पार्टी ये चाहती है कि वो छात्रों के साथ खड़ी रहे, देखिए राहुल गांधी तो अब तक जंतर मंतर नहीं गए हैं। राहुल गांधी ने तो एक अलग मोर्चा ही खोल दिया था कि नहीं भाई, राहुल गांधी देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उसका ख्वाब वो सजा हुए बैठे हैं, लेकिन वो बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। राम जी। आज जी राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है। बनना होता तो मनमोहन सिंह के पहले वो खुद ही बन जाते, प्रियंका गांधी बन जाती, सोनिया गांधी। विषय ये है, युवराज को विदेश में, युवराज को विदेश में भी जाना होता है ना सर। युवराज को विदेश में भी जाना होता है। कहाँ है तेजस्वी यादव? आप विपक्ष की बात करते हैं, एक मिनट सुनिए ना, विपक्ष की बात करते हैं, तेजस्वी यादव कहाँ है? विपक्ष की आप बात करते हैं सड़कों पर, वो चलिए ठीक है, मैंने मान लिया राहुल गांधी अखिलेश यादव तो है सड़कों में। अखिलेश यादव सड़कों पर है, डिम्पल यादव सड़कों पर है, धर्मेंद्र यादव सड़कों पर है। जब टाइम आता है तो आप लोग विदेश भाग जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब ही नहीं देखा। केसी वेणुगोपाल का बयान आपने सुना है? आपने केसी वेणुगोपाल का बयान सुना है? लोडी टाफी देते हुए तो योगी मोदी जी भी घूम रहे हैं। विदेश तो सभी जा रहे हैं। राम जी जवाब दीजिए। जनता मर रही है। राम जी सर जवाब तो पहले ये बताएं कितने सालों में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस की थोड़ी उपलब्धि बता दें। राष्ट्रीय राजनीति समझते हैं ना, कुछ जानते हैं। मोदी जी ने अगर वहाँ कोई गिफ्ट दिया है तो आपके मुंह में पानी क्यों आ रहा है? अब सवाल ये उठता है कि जंतर मंतर पर जिस समय एक आपके विरोधी दल के नेता को पुलिस जंगा देवली कर रही थी, उठाकर ले जा रही थी, उस समय देखे उनके कपड़ों की क्या हालत थी? नीचे के पूरे कपड़े गीले हो गए थे। इतने डरपोक लोग हैं कि पुलिस उठा के ले जा रही है तो गीले कपड़े हो रहे हैं। देखिए, कहने के लिए बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो ये है कि छात्रों की आड़ में आप एक प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि इन्हीं छात्रों को मोहरा बनाने की कोशिश है। राम जी, ये बात कह सकते हैं? एक बार, जी हाँ, और एक बार उन्होंने क्लियर कट कहा था, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो चीन को 15 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर भीतर भेज देता। इस तरह के बचकाने स्टेटमेंट देने वाले कभी राजनीति में आगे सफल नहीं हो सकते। जनता सब समझती है। एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ, आज की तारीख में देश जो विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, पिछले 10-12 साल में इसके पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और उस सब से जलकर भूनकर और विदेशी ताकतों के हाथे के आप खिलौने बनकर
देश के जो विकास में रुका। नहीं राम जी, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी विडंबना है सर। मैं भी यहाँ पर थोड़ी बात अपने दर्शकों को से कहने चाहूंगा कि आप तीनों ही यहाँ पर हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं, मुझे समझ में नहीं आता कि हर बार छात्रों को क्यों मोहरा बना लिया जाता है। अभी छात्र मोहरा बन रहे हैं सर। आप देखिए ना, सीजेपी एक आंदोलन करती है, प्रवक्ताओं की नियुक्ति करती है। उसमें आप देखिए दहिया साहब बर्गर खाते हुए अगर निष्कासित हो जाते हैं तो फिर वो आते हैं कि भैया मेरा बर्गर खाते हुए आपने वीडियो बना लिया और मेरे को बर्गर खाते हुए क्यों निष्कासित कर दिया। अरे भाई, आपने आंदोलन रखा था, छात्र पूछेंगे कि हम आंदोलन कर रहे हैं, डंडे खा रहे हैं और आप उधर बर्गर खा रहे हैं। सीजेपी अगर ऐसे प्रवक्ताओं को रखेगी तो छात्रों का भविष्य उज्जवल नहीं, बर्बाद होगा। सबसे बड़ा सवाल सीजेपी पार्टी के लिए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल उठना चाहिए। राहुल गांधी हर बार आकर कह देते हैं, चीन को लेकर कहा गया, चीन ने हमारी जमीन हथिया ली। रक्षा विशेषज्ञों से हमारी बातचीत हुई। राजनाथ सिंह को मैंने खुद इंटरव्यू के लिए कॉल मिलाया था, उनका समय नहीं मिल पाया, लेकिन वहां से आया बाकायदा जवाब कि चीन ने कोई हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। फिर जाइए कोर्ट, फिर आप माफी मांग लीजिए। अखिल साहब, यही चलेगा क्या? ऐसी राजनीति होगी विपक्ष की? नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बात समस्या ये है ना कि अभी 2014 से पहले देश आजादी नहीं हुआ था। सर, एक ही बात लेकर आप बैठ गए हैं। नहीं, और चीन के जो जिस तरह से लोग आगे घुस रहे हैं, जिस तरीके की प्रमाण क्या है आपके पास? प्रमाण क्या है आपके पास? अनर्गल बयानबाजी नहीं चलेगी सर। मैं खुद रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत करता हूं, आप जाके देख लीजिए कैपिटल टीवी उठा के, या मेरा इतिहास खंगाल लीजिए। अनिल, मैं आपको नाम बताता हूं, एक मिनट, नहीं ये बात नहीं चलेगी। अखिल साहब, नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आप ये कहेंगे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, ऐसे नरगल बयान मैं नहीं सुनूंगा। मेरी बात सुनिए। अनिल गौड़ साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं सर, जम्मू कश्मीर से हैं, मेरी उनसे बाकायदा बातचीत हुई है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। जीडी बख्शी साहब से मेरी बातचीत, एक मिनट सुनिए ना, नाम सुनते जाइए। जीडी बख्शी साहब से मेरी बातचीत हुई है। तमाम ऐसे रक्षा विशेषज्ञ हैं। जब चीन का मुद्दा चल रहा था सर, जब गलवान घाटी का मुद्दा चल रहा था, कोविड का भी टाइम था, मेरी रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत हुई है। राम जी भी मेरे साथ थे। हाँ, ये वाला चैनल नहीं था, दूसरा था, लेकिन राम जी मौजूद थे और हम बातचीत करते थे। राम जी, प्रूफ दिखाएंगे आप? ये बताएंगे कुछ कि चीन ने जमीन हड़पी है या फिर नहीं हड़पी है, और ऐसे नरगल बयान सुनेंगे कि नहीं? देखिए, जितनी भी जमीन जो है, जो चीन ने हथियाई है, वो सिर्फ और सिर्फ 1962 की लड़ाई में हमारे राजनीतिक नेताओं की मूर्खता के कारण हथियाई है। और आज की तारीख में इसके बाद से लेके आज तक किसी तरह की उन्होंने प्रयास किए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। आज इस बात का हमको गर्व है हमारी सेना के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर, हमारी भारतीय जनता के ऊपर, कि चीन की हिम्मत नहीं है कि वो आंखें उठाकर अब भारत की जमीन को हड़पने के लिए सोचे भी, क्योंकि उसको मालूम है कि आज का भारत वो भारत नहीं है जो 1962 का है। हाँ, एक बात जरूर है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की मेहरबानी से और यहाँ के कुर्सी के भूखे राजनीतिज्ञों की मेहरबानी से यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, वो पनप गए हैं, उनको हर अच्छाई में बुराई। चलिए ठीक है अमृत साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन अखिल साहब देखिए, अगर हम कुछ भी बात बोलते हैं अखिल साहब, मैं देखिए, मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूं क्योंकि आप वरिष्ठ भी हैं और आप, एक मिनट, मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ। मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूँ। ये प्रूफ देख लीजिए, सामने इसको पढ़ लीजिए। क्या है बताइए, क्या लिखा है उसमें? क्लियर नहीं आ रहा है सर। इसमें लिखा हुआ है, चीन ने लद्दाख क्षेत्र के अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। किसकी रिपोर्ट है? रिपोर्ट किसकी? ये बताइए। ये अभी की खबर है। अभी की कौन सी रिपोर्ट है? खबर है। रिपोर्ट कौन सी है? किसकी रिपोर्ट है? आप नाम बताइए। चैनल हो, अखबार हो, आप नाम बताइए। मैं चुनौती देता हूं, आप नाम बताइए। ये जो है विदेश में आप लोगों ने इसको रिपोस्ट किया होगा। हकीकत में ये इतनी पुरानी और सर, चीन की रिपोर्ट को अगर आप रिपोस्ट करेंगे, अगर आप दूसरे देश की रिपोर्ट को करेंगे ऐसे पेश, तो मैं नहीं मानूंगा। मैं अपने देश की रिपोर्ट को मानूंगा जो मैंने फाइल की है और जब मैं गया हूं वहां पर, मैं खुद गया हूं सर, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं। नहीं, मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मैं आपको सबूत देता हूं। एक मिनट देखिए, बहस दूसरी ओर चली गई है, लेकिन मैं दर्शकों को भ्रम में नहीं रखना चाहता। अखिल साहब, कुछ भी हम यहाँ पे नहीं बोलते हैं डिबेट में, दर्शकों का भरोसा हमारे पे है। एक मिनट राम जी, एक मिनट रुक जाइए सर। राम जी, एक मिनट रुक जाइए। सरकारी कौन सी वेबसाइट? गूगल पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
राम जी, मंत्रालय की खबर है ये। राम जी, बिल्कुल, ये देखिए आपके सामने एक स्क्रीन पे दिखाई दे एक रही मिनट है। रुक जाइए ना, मंत्रालय कांग्रेस के समय में भी था। राम अरे जी, सर ये राम जो जी, भी बातें एक कर रहे हैं, मिनट, मैं आपको उसे प्रूफ लोग देता कर हूँ रहे ना, हैं, मैं बकवास आपको कर प्रूफ रहे हैं, देता हूँ, इसका रुक कोई जाइए, एक तथ्य मिनट रुक नहीं है, जाइए। कोई आधार राम नहीं जी, है, ये राम सिर्फ जी, जनता को बरगलाने की कोशिश है। हाँ, राम हाँ, जी, सवाल राम जी, मैं एक सवाल ले रहा हूं राम जी, क्योंकि समय भी कम है, अविरल साहब से एक क्वेश्चन लेना है। क्योंकि देखिए सर, मेरी लगातार, मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर मैं फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 पे चले जाऊंगा, जो हमने चीन के अंदर देखा है और उसमें हमारी बातचीत भी हुई थी। जरा उनको समझा दीजिए, क्योंकि शायद वो फिंगर भी नहीं जानते होंगे कि कितने फिंगर है और कितने फिंगरों पे आमने सामने हमारी सेना रहती है और कोई भी हमारी जमीन कब्जाई नहीं गई है। राम जी, अरे आप पूरे एक देश मिनट रुक में जाइए, आप कब्जा हो सुन जाए लीजिए ना, तब भी आप ये कहेंगे कि आप सुन लीजिए भाई। देखिए राम जी, आपकी स्थिति हर राम चीज जी, ये है कि गाड़ी का, सुनिए तो, गाड़ी हाँ, का इंजन बेच दिया, गाड़ी का टायर बेच दिया और गाड़ी को जो है क्या नाम, सारी पूरी बॉडी बेच दी, लेकिन मैं जो है बॉडी नहीं बिकने दूंगा, तो ये होगा देश नहीं बिकने दूंगा। कांग्रेस ने कितना देश बेचा है आपको पता है? कांग्रेस की सरकार में, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की सरकार में अमेरिका हमें पार्ट पुर्जे भी नहीं देता था सर बनाने के लिए। आज हमारे पास खुद ये की तो डिफेंस की कंपनी है। सुन लीजिए मेरी अब बात, तो अमेरिका, अनर्गल बातें अरे नहीं सर चलेंगी अकील साहब। आप जहां बैठे अब हैं तो ना, अमेरिका मेरी बात सुनिए, सर्जिकल, आप उत्तर प्रदेश अब में तो बैठे हैं ना, लखनऊ के अंदर भी है सर, डिफेंस की अरे इंडस्ट्री सर खड़ी अब कर तो दी है पापा हमने। जी, पहले हमें अमेरिका अब नहीं तो देता पापा था। जी, जब अब तो जो पापा जी सोनिया गांधी सर्जिकल मनमोहन स्ट्राइक सिंह करवा साहब देते को हैं। बोलती थी, वही मनमोहन सिंह करते थे। मैं देश अब नहीं, तो नहीं सर, अगर आप राष्ट्र पर सवाल उठाएंगे, अनर्गल बयान देंगे, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। कांग्रेस पापा तो बाहर रुकवा देते हैं सर, कांग्रेस कहती है कोर्ट में पापा सर जाके बाहर तथ्य रुकवा दे। देते हैं, कांग्रेस पापा सर कहती है बाहर कोर्ट में रुकवा जाके देते हैं, तथ्य दे। सर्जिकल स्ट्राइक करवा नहीं देते सर, हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे हमें जवाब दिया था पाकिस्तान को, और मैं देश विरोधी बात एक भी यहां पर नहीं बर्दाश्त करूंगा। अविरल साहब जवाब दीजिएगा अकील साहब को। आ रहा हूं राम जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। अविरल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय है, अगर बात कर जाए एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर की, तमाम सारे माध्यमों से स्पष्ट रूप से मुंहतोड़ जवाब दिया गया दुश्मन मुल्क को, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ब्रेकडाउन किस प्रकार से पाकिस्तान के भीतर फिर हुआ, तमाम सारी चीजें आज भी इकोनॉमिक रूप से समाप्त है पाकिस्तान, और सैन्य ताकत भी पाकिस्तान की समाप्त है, वो भी दिख गई थी स्पष्ट रूप से। और जहां तक विषय है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का, तो नेतृत्व अभूतपूर्व है, और अभूतपूर्व इसलिए है, विदेश नीति आज मजबूत है, रक्षा नीति मजबूत है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। पाकिस्तान के बिना चाहते हुए पाकिस्तान चाहता था कि भाई यहाँ आतंकवाद बढ़ता रहे, आज आतंकवाद समाप्त हुआ, और निश्चित रूप से हुआ। जम्मू कश्मीर के भीतर शांति है, पत्थरबाजी समाप्त, और तमाम सारी चीजों की अगर बात कर जाए, बिल्कुल स्पष्ट है, टेरर फंडिंग रुक गई, और उसके साथ साथ टेरर ऑर्गेनाइजेशन साथ सारे बौखलाए घबराए हुए हैं जो पाकिस्तान के हैं वो भी। और जहां तक विषय है घर में घुस के मारने का, तो डंक एक चोट पे घर में घुस के मारा, ये भी एक तथ्य है, जल्दी से, और ये भी एक तथ्य है कि एक्सपोज करने का काम पाकिस्तान को इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक पटल पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से मजबूती के साथ। राम जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अभी तक तो मैंने ये सुना था कि पागल कुत्ता किसी को काटता है तो वो अनर्गल बोलने लगता है, पर यहाँ मुझे लगता है हमारे राजनीतिक पार्टियों को किसी कुर्सी के लोभ के कुत्ते ने इतना बुरी तरह से काटा है कि हर अच्छी चीज में बुराई ढूंढते हैं, और ये वो सब काम करते हैं जो देश के दुश्मन चाहते हैं कि यहाँ अराजकता फैले, यहाँ पर जैनजी भड़के, यहाँ पर आंदोलन हो, आगजनी हो, और जिससे कि इनको बुराई की जा सके, लेकिन ये संभव नहीं है। जनता अच्छी तरह समझ गई है, देश विकास की ओर जा रहा है, द्रुत गति से जाएगा, और निश्चित रूप से इन सब का मुंह जल्दी ही काला होगा, ये जनता अगले चुनाव में बता देगी। चलिए ठीक है, जनता किसका मुंह काला हाँ नहीं, जनता नहीं, जनता किसका मुंह काला करेगी अकील साहब, जल्दी पता लग गया। 2027 भी नजदीक है, 2029 भी नजदीक है। अकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और मेरे साथ जुड़े, फिर जरूर मुलाकात होगी। अविरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, फिर जरूर मुलाकात करेंगे, हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल मुद्दा था नीट पेपर लीक मामले का, हालांकि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या फिर तमाम अलग अलग राज्य, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है। लेकिन यह आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ता है या फिर और उग्र होता है, ये देखने वाली बात होगी। पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। कल फिर बात पते के लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।